हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के हिंदी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कवि परिचय देखने वाले, इसके अलावा लेखक परिचय भी देखेंगे और इनको कैसे लिखना है आपको। कबीर और मीराबाई का जो कवि परिचय होगा इसको कैसे आप लिखेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं, जो विशेषता होती है वो काव्यगत विशेषताएं, चाहे भाषा शैली हो या भाव पक्ष कला पक्ष, कैसे आपको लिखना है जिससे आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लास 11th हिंदी का सिलेबस मैंने आपको पहले बता दिया है। यहाँ पर हम कक्षा 11वीं के बहुत महत्वपूर्ण चीजों को देखने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 11वीं हिंदी में महत्वपूर्ण कवि परिचय। जैसा मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से पद आने वाले, उनके प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो काव्यखंड से आने वाले थे पूरे बताए थे। कबीर पाठ से आपको जो रिड्यूस हुआ था वो भी बताया था और मीराबाई से भी। तो कबीर या मीराबाई दोनों में से एक का गारंटेड है, 100% है जो आपको इन्हीं में से क्या आएंगे, कवि परिचय और लेखक परिचय आएंगे। इसलिए अभी से तैयार कर लीजिए। तो आपको कबीर का तैयार करना है या फिर मीराबाई का, दोनों में से एक तैयार करिए। तो आपके पास ज्यादा जो समय है वो थोड़ा कम है, तो ज्यादा आपका टाइम भी नहीं जाएगा। तो एक याद करोगे, इससे आपको बहुत फायदा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है आपको कबीर का जीवन परिचय, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कबीर का जीवन परिचय जो है यहाँ पर वैसे तो जनरली क्या पूछा जाता है, इनकी दो रचनाएं, प्रमुख रूप से दो रचनाएं। तो दो रचनाएं में साखी सबद रमेनी में से आप कोई भी, साखी और सबद, ठीक है, दो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, आपको ज्यादा टफ भी नहीं जाएगा। तो एक तो आप साखी रख लोगे, ठीक है, यहाँ पर एक क्या रख लेंगे साखी और दूसरी क्या हो जाएगी सबद। तो दो रचनाएं तो ऐसी हो जाएगी। अब इनका यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यदि साहित्य सेवा तो वैसे नहीं पूछते हैं, वैसे आपको क्या करना है भाव पक्ष और कला पक्ष। तो भाव पक्ष में 4 से 5 लाइन में भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात होगी कला पक्ष की। तो जैसे ये जो आपको पॉइंट वाइज दिख रहे हैं ना, इसको पूरे को जोड़कर आप एक पॉइंट बना सकते हो। जैसे उनकी जो भाषा है वो कैसी है, यहाँ पर मिश्रित भाषा जो उनकी लेते हैं, जैसे उसमें पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू शब्द जो प्रयोग है वो करते हैं। इसके बाद इनके जो है कुछ अलंकार भी प्रयोग होते हैं, इसमें अलंकारिकता, इसमें इतने अलंकार है, प्रस्तुत प्रचुरता में पाई जाती है। छंद की सर्वाधिक, दोहा छंद का सर्वाधिक प्रयोग होता है, ये ऐसा आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, फिर साहित्य में स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। सभी का साहित्य में स्थान हम एक जैसा लिख सकते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इनका प्रमुख स्थान रूप से है, साहित्यिक रूप में जो स्थान है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद मीराबाई, कबीर या मीराबाई में से किसी एक का आपको करना है वैसे, तो आप यहाँ पर किसी का कर सकते हो, कबीर का पहले फोकस कीजिए। ठीक है, उसके बाद मीराबाई का भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मीराबाई के लिए भी आपको क्या करना है, हिंदी साहित्य में मीराबाई का विशेष महत्व है। ठीक है, वैसे तो सभी यहाँ पर कवियों का है। इसके बाद में इनकी प्रमुख रूप से दो रचनाएं सर्वाधिक रूप से आपको यहाँ पर याद रखना है। जो राग गोविंद है वो याद रख सकते हो, जो आपको इजीली याद हो जाए, और गीत गोविंद का टीका, ठीक है, ये भी बहुत सरल है। राग सोठा के पद चाहो तो ये भी कर सकते हो। इनमें से कोई भी दो रचना है सबकी। और भाव पक्ष के बारे में जो मीराबाई, उनके भाव कैसे, उन्होंने जो कृष्ण भगवान है उनको क्या माना, अपने प्रतीक के रूप में स्वीकार करा। तो ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, कला पक्ष में भी आप यहाँ पर उनकी भाषा जो है मिक्स ब्रज भाषा है, ये लिख सकते हो। उनकी शैली मुक्तक शैली का प्रयोग किया है, और यहाँ पर अलंकार बता सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको इसमें बताना ही बताना है। तो यहाँ पर आपको दो कबीर अथवा मीराबाई का 100% गारंटेड है, ये आपको कवि परिचय में आएगा ही आएगा। एक कबीर जो है वो बहुत टाइम से आ रहा है, मीराबाई भी आ सकती है। तो दोनों की सिर्फ दो दो रचनाओं की भाव बहुत इजीली, देखिए कबीर के यहाँ पे साखी सबद रमेनी में से कोई भी एक लिख सकते हो, मीराबाई का भी गीत गोविंद का टीका में से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये आपको लिखना है। और भाव पक्ष में इनकी मिश्रित ब्रज भाषा हो जाएंगे, अलंकार छंद प्रयोग, इतना आप थोड़ा सा लिख सकते हो। तो बहुत इजीली आप इसको बना सकते हो। इसके बाद में हमारा अगला क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो इनका यहाँ पर लिखा गया है, इनके द्वारा घर की याद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैंने पहले भी बता दिए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं भवानी प्रसाद मिश्र की ओर। तो इनकी सबसे फेमस रचना जो है वो सतपुड़ा के जंगल है। वैसे बहुत आपको बहुत जगह मिल जाएगी, जो सुनने को भी आती है, और कई बार इसमें से जो है क्वेश्चंस भी बनने। ठीक है, तो गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल या फिर सन्नाटा, ये 3 रचनाओं में से आप कोई भी 2 रचना आपको जो अच्छी लगे, जो जल्दी याद हो जाए, वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद में इनके भाव पक्ष कला पक्ष, वैसे तो आप यदि कबीर का कर लेते हो तो कबीर भी अच्छा, लेकिन यदि कबीर और मीराबाई दोनों ही ना है तो भवानी प्रसाद मिश्र की आपको प्रमुख रूप से 2 रचनाएं आना ही आना चाहिए। भाव पक्ष में इनकी सभी एक लाइन कॉमन लिख सकते हो। सबसे अच्छी एक लाइन है, इनकी भाषा सहज और सरल है। ठीक है, ये सबसे अच्छा है कि इसमें सभी किसमें लिख सकते हैं, इनकी भाषा सरल सहज है। और इसके बाद में इनका कला पक्ष में आप क्या लिख सकते हैं, इसमें अलंकार और मुहावरे का प्रयोग है। देखिए, भाव में उन्होंने किस प्रकार के भाव व्यक्त करे वो बताना होता है, और कला पक्ष में उनकी कला क्या है, जैसे अलंकार, छंद, मुहावरे, ये बताना होता है। ठीक है, तो ये दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। फिर साहित्य में स्थान आप सभी इसमें प्रयोग रूप से लिख सकते हो कि इनका साहित्य में विशिष्ट स्थान है या महत्वपूर्ण स्थान है।
और इनकी सारी काव्यगत रचनाएं जो है भाव व्यक्ति से अभिपूर्ण है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब महत्वपूर्ण लेखक परिचय हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण लेखक परिचय में 100% है प्रेमचंद जी का आपको आना ही आना है। प्रेमचंद जी का इसलिए क्योंकि उपन्यास सम्राटकार है, बहुत ज्यादा फेमस है, तो इनके बारे में हर रचना हर क्लास में आपको सीखने मिलेगी, इसलिए इनका आपको जो है लेखक परिचय अभी से याद होना चाहिए। ठीक है, प्रेमचंद की इतने सारी रचनाएं हैं, उपन्यास इतने सारे, गबन हो गया, गोदान हो गया, कर्मभूमि, पंच परमेश्वर, निर्मला, और भी बहुत सारे उपन्यास है जो प्रमुख रूप से फेमस है, जिनपे बहुत सारी सीरीज वगैरह भी बनी है और बहुत सी चीजें भी बनी है। तो इस पे आपको याद रखना है। जो भी आपको कहानी संग्रह याद हो तो कहानी, उपन्यास संग्रह याद हो तो उपन्यास। ठीक है, आपको जो भी जल्दी से याद हो जाए, जैसे बड़े घर की बेटी, इनकी बहुत अच्छी कहानी संग्रह, नमक का दरोगा जो आप पढ़ चुके हो, आपको है ये भी एक, तो यहाँ पर ये वाली मत लिखिए क्योंकि आपकी क्लास में इसके आप यहाँ पर इसमें सिर्फ गबन और गोदान दो भी सरल से याद कर लोगे ना उपन्यास, तो आपके लिए इसमें काफी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इनके बाद में अब बात आती है इनकी भाषा शैली की। ठीक है, कई बार जॉइंट में भी लिख सकते हो आप इनको भाषा शैली, जैसे इनकी शैलियां कौन कौन सी है, वर्णात्मक है, विवेचनात्मक है, मनोवैज्ञानिक है, भावनात्मक शैली है, कैसी शैली है। ठीक है, तो ये शैली के बारे में आपको लिख देना है। वैसे तो इनके इसमें सभी शैली आपको मिलेंगी क्योंकि सारी चीजों को बराबर से बकायदा जो इनकी कहानी होती है और उपन्यास होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, और इनकी भाषा जो होती है इसमें सभी, जैसे संस्कृत ज्यादा प्रयोग होता था उस समय, तो उन्होंने यही भाषा का ज्यादा प्रयोग करा वैसे, और उसमें उर्दू, संस्कृत, हिंदी तीनों का लगभग मिला, जो उस समय प्रचलित भाषाओं के रूप में तीनों भाषाएं थी। और प्रेमचंद जी का साहित्य में बहुत भूतपूर्व स्थान है। इसके अलावा इन्हें उपन्यास सम्राटकार कहा जाता है। ये सारा साहित्य में स्थान आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगला जो कवि परिचय है कृष्ण सोबती, जिन्होंने मियां नसरुद्दीन, आपका जो पार्ट सेकंड है वो लिखा है। ये भी कृष्ण सोबती वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे पहले आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, जैसा मैंने आपको बताया, इनका लेखक परिचय आपको करना बहुत जरूरी है और सबसे पहले करना है। जैसा मैंने आपको बताया, अभी से आप इसको कर सकते हो। कृष्ण सोबती जी की रचनाएं प्रमुख रूप से वैसे बहुत ईजी है, जिंदगी नामा सरल है इनकी, बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हो। और यहाँ पर सोबती एक सोहबत या ए लड़की भी याद रख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको याद रखना।